नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 नए पोर्टल शुरू किए हैं। इनमें प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बोट और पीडब्ल्यूडी विभाग ग्रहों के ऑनलाइन रूम के लिए बुकिंग के लिए जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की पत्रकारों से। हरियाणा की मनोहर सरकार शुरू से ही लोकहित में काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता की सहूलियत के लिए 3 और नए पोर्टल शुरू कर दिए हैं। सीएम ने परिवार पहचान पत्र के लिए ताऊ चैट बॉट का लोकार्पण किया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और हरियाणा भवन बुक करने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीज़ों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज़ जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे तिहाई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अब ये एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से, उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे एक सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज़ को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहाँ से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैट बॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाके पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीजें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहाँ भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियां ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूँ जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको
चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से ये सब मिलेगा। आपको बता दें कि दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन के लिए भी पोर्टल बनाया गया है। सीएम ने बताया कि विधायकों और अन्य वीआईपी के लिए रेस्ट हाउस में कोटा फिक्स किया गया है। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन ये सेवा, और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुड़गांव का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है या पंचकुला का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें शिमला का बेनवाबी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है, मेरे ख्याल प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें। तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल्ड लोग हैं उनके लिए, लेकिन एंटाइटल्ड लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं फिर भी कमरे बचते हैं तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक हम निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहाँ सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है, तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सके। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेस हैं वो जो सामान्यतः होटल के चार्जेस है उससे कम रखे हैं। सबसे ज्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपये रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बैनमोर और मसूरी उसमें जो वीआईपी सूट भी एक वहाँ है तो वीआईपी सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर वीआईपी सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहाँ वीआईपी सूट, क्योंकि हमारे में से कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, उसको भी कोई कराना चाहता है तो 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको वीआईपी करा सकते हैं। और सामान्य कमरे जो हैं वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है वो उनके लिए 2000 रुपये रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं, वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है उनको देना पड़ेगा, ताकि वहाँ के जो सामान्य खर्चे हैं बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट यानी गेटवे आईडीबीआई बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा, लेकिन अगर केवल विदिन 24 घंटे आखिर में उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। इस प्रकार के ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना 2 महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयां ध्यान में आएंगी तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, कुछ चेंजेस करनी होगी तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना था। तो मोटे रूप से आज जो ये 3 पोर्टल बनाए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, इन तीनों का एक लाभ अपने को मिलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीपीपी को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे कार्यों से विपक्ष के लोग परेशान हैं, लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है।
वहीं सीएम ने पीपीपी को प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल बताया। तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए हैं पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कुछ सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं, तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहां तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को। तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हम कहीं बताएंगे। तो इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अब अगला जन संवाद कार्यक्रम मई तक कुरुक्षेत्र में होगा। दरअसल जनता की समस्याओं की समाधान की बागडोर अब सीएम ने खुद अपने हाथों में ले ली है। सीएम अब खुद धरातल पर उतरकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को समाधान तक पहुंचा रहे हैं। मैंने तय किया है कि कुरुक्षेत्र जिला 1, 2, 3 मई 3 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र जिले का एक कार्यक्रम रहेगा। 2 कार्यक्रम साथ में और आपको बता रहा हूँ कि अभी 23 अप्रैल को कैथल जिले का एक गांव है धनौरी गांव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ आएंगे। तो वहाँ के 2 जिले, कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गाँव है बिल्कुल, वहाँ धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं या मेनली तो 2 जिले कंसल्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे, लेकिन धन्ना भक्ति जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊंगा और भी जितने संत हैं, बाकी पदाधिकारी नेता सब आएंगे, तो एक कार्यक्रम करेंगे। ऐसे हाँ, उपराष्ट्रपति जी भी आएंगे। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन होगा। मैंने निमंत्रण दिया था, वो बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि धन्ना भगत की जयंती कभी किसी ने मनाई नहीं है, हरियाणा ने पहल की है। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी बड़ी हो गई शुरू। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर ने जानकारी दी कि अब तक हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं और इसी साल में 60,000 नौकरियां ग्रुप सी और डी में दी जाएंगी। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी एक 62 9 साल में हो जाएगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। हरियाणा में सभी काम पारदर्शी और आसान तरीके से हो सके, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। साथ ही अब आम आदमी भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर दैनिक जीवन के कार्यों को आसान बना सकता है। साथ ही सरकार हर वर्ग के एक समान विकास को ध्यान में रखकर जिस तरह कार्य कर रही है, उसका असर धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। और हरियाणा के एक और लाल ने कमाल कर दिया है। चरखी दादरी के गांव चंदेनी के रहने वाले अनुराग सांगवान की अगर बात की जाए तो इन्होंने एनडीए में ऑल इंडिया टॉप किया है। देश भर में चयनित 538 युवाओं में अनुराग की जो रैंक रही है वो नंबर 1 रही है। आपको बता दें कि अनुराग ने 12वीं की कक्षा की जो परीक्षा दी थी और उसी के बाद उसका जो परिणाम था वो भी आना बाकी था और अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे फोन पर बातचीत की, उनके परिजनों को बधाई दी है। हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में सितारे की तरह चमक रहा है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का। प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में बाजी मार रहा है। अब हरियाणा के एक और लाल ने प्रदेश का नाम रोशन किया है।
आपको बता दें कि चरखी दादरी के रहने वाले अनुराग सांगवान ने एनडीए में ऑल इंडिया में टॉप किया है, जिससे अनुराग के परिवार और गांव-गांव के साथ साथ पूरे राज्य में खुशी की लहर है। वहीं 538 युवाओं में पहले नंबर पर आने पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अनुराग के परिवार से फोन पर बात की। सीएम ने पूरे परिवार, अध्यापकों को अनुराग की सफलता का श्रेय दिया। इसके साथ ही भविष्य में अनुराग के किसी भी सहयोग के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की ओर से हमेशा मदद करने की बात कही। आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा अनुराग जो है एनडीए के एग्जाम में इसने यूपीएससी को टॉप किया है। शाम को अनुराग से ही बात हुई थी मेरी, उसको भी बधाई दी मैंने कहा अच्छा हमारे आप लोग का भी नाम रोशन हुआ, आप लोगों का भी नाम रोशन हुआ और गांव के नाम को रोशन किया, जिले के नाम को किया, हरियाणा के नाम को रोशन किया, है ना। नहीं, मेहनत तो अनुराग ने की, आप लोगों का सहयोग ज्यादा रहा क्योंकि आप माता पिता का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है, फिर उसके अध्यापकों का, उसके जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं सबको ही श्रेय जाता है इस बात का कि उसको टॉप पोजीशन मिलने में उसकी अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन सहयोग करने वाला तो सब है। अच्छा प्लस 2 का अभी आना है चलता है। अच्छा बहुत अच्छा है, उसने इतनी मेहनत करके और यहाँ ये पोजीशन पाई है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और कभी भी इस बालक के लिए आगे बढ़ने में किसी बात की आपको कोई आवश्यकता महसूस हो, आपको कोई हमारा सहयोग चाहिए तो पूरा सहयोग करेंगे इसका। आपको बता दें कि अनुराग सांगवान का परिवार चरखी दादरी के गांव चंदेनी का रहने वाला है। पिता जीवक सांगवान मानेसर में फाइनेंस कंपनी में मैनेजर है, वहीं मां गुरुग्राम में प्राइवेट टीचर है और अनुराग सांगवान अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। बेटे को बड़ा अधिकारी बनाने के लिए अनुराग सांगवान का परिवार गुरुग्राम में शिफ्ट हो गया था। बता दें कि गुरुग्राम के एक निजी स्कूल से अनुराग सांगवान ने 12वीं की परीक्षा की है, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। वहीं अनुराग ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले एक कंपनी का स्कूल में प्रोग्राम था। सफलता हासिल करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि आप में कितनी योग्यता है और इसी योग्यता को जांचने के लिए उसने परीक्षा दी। एनडीए में AIR 1 मिली है मुझे अभी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था इसमें मेरे गुरुजनों का, मेरे दोस्तों का और मेरे परिवार का बहुत अहम हिस्सा था। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है और मेहनत ही वह सफलता का सूत्र है जिससे सब कुछ हासिल हो सकता है। कितनी प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरी पहली प्राथमिकता इंडियन आर्मी की है क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन आर्मी भरी थी और सेकंड प्रेफरेंस एयरफोर्स थी। अगर आर्मी आपको मिलता है तो सबसे पहली पोस्टिंग अपनी कहाँ चाहेंगे आप? ऐसा आज सच कुछ नहीं होता है और एज अ फौजी अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो देश के जवान को कहीं भी भेज दिया जाए, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुराग सांगवान के पिता जीवक सांगवान ने बताया कि पहले ही प्रयास में बिना कोचिंग के उनके बेटे का चयन हो गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही कुछ सीखने के लिए अनुराग से एनडीए परीक्षा का फॉर्म भरवाया था। पहले ही प्रयास में उसने ऑल इंडिया टॉप कर डाला। आगे जीवक सांगवान ने बताया कि अनुराग ने स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाले ओलंपियाड में कई जगह पुरस्कार जीते हैं। शुरू से ही उसमें प्रतिभा छिपी हुई है। वहीं अनुराग के दादा और दादी की माने तो आज अनुराग की वजह से उनका नाम गर्व से रोशन हुआ है और उनका सपना था कि अनुराग सांगवान पूरे देश की सेवा करे। आज उनका सपना साकार हुआ है। अनुराग के दादा और दादी ने बताया कि अनुराग बचपन से ही बेहद होनहार था और पढ़ने में काफी होशियार था। बेहद खुशी हो रही है जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है जी। कब से तैयारियां कर रहा था, कौन सा एग्जाम दिया है? ये इसी साल से किए, ये घना लंबा समय नहीं लेता जी। ये +2 की भी तैयारी करी और इसकी एनडीए की भी तैयारी करी
8 जनवरी से 18 फरवरी तक इसका मेडिकल टेस्ट चला है और फिजिकल वगैरह, और 24 को फिर इसका +2 का पेपर शुरू हो गया था। तो वेस्ट टाइम था इसका, और इसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, आगे ही आगे बढ़ता रहा है, बड़ा साहस और कॉन्फिडेंस के साथ। वहीं आपको बता दें कि अनुराग सांगवान के एनडीए परीक्षा में टॉप करने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने अनुराग सांगवान की उपलब्धि पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो बहुत ही गौरव की बात है। इस मौके पर सरपंच राज सिंह ने कहा कि अनुराग सांगवान की उपलब्धि पर गांव में 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, नेतागण और क्षेत्र के नागरिक शिरकत करेंगे। गांव में खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आपस में मिलजुल के इतना माहौल है। तो कल हम उनको हमने उसको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया है हमारे सरकारी स्कूल में 10 बजे का। तो सब पड़ोसी गांव के और भाईचारे को सबको कह दिया है कि भाई बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए। हम तो हर माँ बाप को और बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई बच्चों को शिक्षा दो। जैसे अनुराग सांगवान का भारत में पहला नंबर आया है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है, हमारे जिले का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम तो इससे फूला नहीं समा रहे, इतनी खुशी है गांव में कि हमारे सबसे पहले बात तो हरियाणा का नाम रोशन किया है उसने। पूरे गांव को बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है कि अनुराग सांगवान पूरे भारतवर्ष में 1 नंबर पर आया है एनडीए में। इसके लिए गांव में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बच्चे पटाखा भी बजा रहे हैं। इससे युवा जो जनरेशन है उसमें बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। हर बच्चे के दिल में अभी यही उमंग है कि हम अनुराग से भी आगे जाएं। और इसके उपलक्ष्य में कल 10 बजे गांव में इसको सम्मानित किया जाएगा। सभी नज़दीकी गांवों में इन्फॉर्म कर दिया है, 40 की पंचायत में भी कर दिया है, 13 कन्नी में भी कर दिया है। उसको सम्मानित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। अनुराग सांगवान ने जो सबसे पहले देश का नाम रोशन किया, हरियाणा का, और बाद में चंदेनी गांव का जो सिर गौरव से उठाया है, तो आज हर बच्चे के एक जुनून है कि मैं भी अनुराग सांगवान ही बनूं। और हम कल इसके सम्मान समारोह के अंदर उनका सम्मान करेंगे और उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं और भव्य समारोह होगा। आसपास के सभी अनुराग सांगवान ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, तो ये पूरे हिंदुस्तान को गर्व है पहला तो। दूसरा, हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम है, हरियाणा फिर चरखी दादरी, और दादरी में अपना गांव चंदेनी। हमें बहुत गर्व है, इस बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में एनडीए में हिंदुस्तान में पहला स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा के छोरे और छोरियां लगातार दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। कभी खेलों में हरियाणा का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं, तो कभी शिक्षा के क्षेत्र में बाजी मार रहे हैं। और अब अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर अपने गांव और प्रदेश का नाम गर्व से रोशन किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतोष नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।